नमस्कार, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अरे आमंत्रित करने के लिए। अगर हमारे डराने से भविष्यवाणियां डरावनी लगती हैं तो लगे, मेरे डराने से अगर डर लगता है लोगों को तो और डराऊंगा। इस साल 1500 आदमी का 2026 में 1500 आदमी का आग में झुलस करके अग्नि के कारण 1500 आदमी का सामूहिक रूप से देहात्याग का योग है। सोना चांदी का जो भाव अभी नीचे जाने लगा है, वापस से ये गति पकड़ लेगा इसी बीच में। मार्च, अप्रैल और मई अपने बैंकों में पैसा मत रखिएगा। मोटा पैसा अगर बैंक में है निकाल लीजिए। क्या भारत वर्ल्ड कप जीतेगा 2027 का? नहीं। अमेरिका जो है ये आस्तीन का नाग है भारत के लिए और पूरा 7 साल तक नाग है, बहुत डसेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और एफएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बेहद खास मेहमान, एक बेहद खास एस्ट्रोलॉजर आज हमारे साथ हैं जो जाने जाते हैं अपनी खास भविष्यवाणियों के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर इनकी हुई तो वो तब जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश होता है और अचानक सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस वायरल होने शुरू हो जाते हैं। ढूंढा जाता है कि कौन है एस्ट्रोलॉजर सुमिताचार्य महाराज जिन्होंने बिल्कुल ठीक तारीख के साथ ये प्रेडिक्शन की थी कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में प्लेन में ट्रेवल मत कीजिए क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। आज जानेंगे एस्ट्रोलॉजर सुमिताचार्य महाराज से कि इतनी एक्यूरेट भविष्यवाणियां वो कैसे कर पाते हैं और उनकी भविष्यवाणियां ज्यादातर नेगेटिव क्यों होती हैं, लोगों को डराने वाली क्यों होती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमिताचार्य महाराज जी आपका। नमस्कार, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद अपने हमें आमंत्रित करने के लिए। ये क्या है? ये मेरा सिग्नेचर मूव है। इस सिग्नेचर मूव से शुरुआत होगी? हाँ जी। लेकिन लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आपकी भविष्यवाणियां सारी नेगेटिव हैं। ठीक तो हैं, एक्यूरेट तो हैं, लेकिन नेगेटिव बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव भी है। मैंने बोला था कि भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, डिफेंस का बजट बढ़ेगा। जनवरी में बताया था। पॉजिटिव भविष्यवाणियां भी मेरी होती हैं, लेकिन लोग नेगेटिव पकड़ते हैं, नेगेटिव वाला वायरल कर देते हैं। पॉजिटिव लोग पकड़ते नहीं है। 10 जुलाई 2025 को मैंने न्यूज़पेपर प्रिंट करवाया। हाँ। लिखवा दिया बकायदा कि जनवरी शुरू होगा 2026 का। आप देखिएगा, सबसे पहले अमेरिका वॉर में आएगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर 3 जनवरी को हमला कर दिया। मैंने बोला मिडिल ईस्ट में सिविल वॉर होगा, ईरान की करेंसी 9 जनवरी को कोलैप्स करेगी। उसी समय 28 जनवरी से पहले ही बोला मैंने कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मुद्दे पे ऐसा फैसला लाएगा जिसको लेके बहुत बड़ा बवाल होगा। यूजीसी। और वही यूजीसी का कानून 13 जनवरी 2026 को आता है। और फिर 28 जनवरी को मैंने बोला 28 जनवरी से 27 फरवरी प्लेन नहीं लेनी है, नॉर्थ ईस्टर्न एलिमेंट डैमेज है। और वही होता है। 28 जनवरी को ईस्ट की तरफ ट्रेवल करता हुआ प्लेन अजीत पवार जी का नॉर्दर्न अलाइनमेंट लेते ही गिर जाता है। और कल भी भारत के नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री जी का जो प्लेन है वो क्रैश होते होते बचा। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है हाईवे पे। और हर आए दिन प्लेन से रिलेटेड दुर्घटना का समाचार हमें मिल रहा है। मुझे जब प्लेन क्रैश हुआ था कोलंबिया में 29 जनवरी 2026 को, तो मेरी भविष्यवाणियों को देख करके हमारे जानने वाले हमारे फॉलोअर ने अपनी प्लेन टिकट, लाखों की प्लेन टिकट कैंसिल कराई थी। और आज वो थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने जो भविष्यवाणियां की थी, पहले देख के डर लगा, लेकिन डर का रिजल्ट ये आया कि आज हम जिंदा हैं। अगर हमारे डराने से भविष्यवाणियां डरावनी लगती हैं तो लगे, मेरे डराने से अगर डर लगता है लोगों को तो और डराऊंगा, क्योंकि उससे जिंदगी बचती है। लेकिन लोग कहते हैं कि इस तरीके की भविष्यवाणियां तुक्का भी तो हो सकती हैं। हर महीने दुनिया में इतने सारे प्लेन क्रैश होते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तारीख से इस तारीख, वो तो होते ही है क्रैश। आप 12 महीने का डेटा निकाल लीजिए। ठीक है, 28 जनवरी से 27 फरवरी हर अगले दिन प्लेन से रिलेटेड दुर्घटना। 28 जनवरी को पहला क्रैश, 29 जनवरी को दूसरा क्रैश, 30 जनवरी को प्लेन का चक्का निकल गया, 1 फरवरी को दो विमान आपस में टकरा गए, ब्लास्ट होते होते बच गया लगातार। और टर्किश एयरलाइंस को कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, लगातार विमान रिलेटेड। इनफैक्ट कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी का विमान खुद ही लड़खड़ा। वो देखिए, इस तरीके के हाईवे बनाए इसलिए जाते ताकि इमरजेंसी लैंडिंग को टेस्ट किया जा सके। वो टेस्टिंग नहीं थी, वो प्लेन ही इमरजेंसी लैंडिंग के हालात में पहुंच गया था। प्लेन क्रैश होते होते बचा, ये भी समझिए। जगदीप धनखड़ जी ने अचानक से इस्तीफा दिया था, इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। कि मैंने बोला था 25 जुलाई से पहले आप देखिएगा केंद्र में बहुत बड़ी हस्ती पलट जाएगी, अपने पद से हट जाएगी। और 22 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ जी, हमारे उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दिया था बिना किसी कारण बताए। इसके बाद मैंने बोला था कि 25 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में रशिया में भूकंप और चाइना में भूकंप। एग्जैक्टली 29 तारीख को रशिया चाइना भूकंप आता है। उत्तराखंड का लैंडस्लाइड का डेट मैंने बता रखा था, उसी ड्यूरेशन में वो भी होता है।
बहुत सारी बड़ी घटनाएं, भारत और अमेरिका का संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने 6 जनवरी 2025 को बोला हुआ था कि देखिएगा 29 तारीख को शनि का प्रवेश मीन राशि में होगा और भारत अमेरिका के संबंध गड़बड़ा जाएंगे। लोग नहीं मान रहे थे, लोग सोच रहे थे नहीं भारत और अमेरिका 60 गांठ बढ़ा के चलने वाले हैं। संबंध अचानक खराब हुआ था और भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा वो भी मैंने बताया था, और युद्ध तुरंत हुआ था। पूरी दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स और एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि यही विश्व युद्ध का तैयारी है, यहीं से विश्व युद्ध शुरू होगा, भारत केंद्र बनेगा। मैंने बोला था बड़ा नहीं चलेगा, ये 10 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, और 10 अप्रैल को एग्जैक्ट डेट देखिएगा संधि हो गई थी। ये वीडियो सारे पड़े हैं, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खोली, भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। ये कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 1-2 भविष्यवाणी नहीं, मेरी 48 भविष्यवाणी 1 बाय 1 सारी उसी डेट को घटी है जितना मैंने कहा हुआ। अच्छा, जब कोविड आया उस समय ये सवाल पूछा गया कि दुनिया में इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी ने कोविड जैसे पैंडेमिक को लेकर कोई पहले प्रेडिक्शन नहीं किया कि एक ऐसी बीमारी आएगी। मैं एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो नहीं बनाता था। मैं बिल्कुल मान गया आपकी बात, आप उस समय नहीं करते थे। क्या ऐसे किसी पैंडेमिक को लेकर अब भी दुनिया में एक डर बना हुआ है? अब भी आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसे बयान आते हैं दुनिया के बड़े रिसर्चर्स के, वैज्ञानिकों के, कि फिर एक ऐसा ही पैंडेमिक आ सकता है। 26 में नहीं आएगा, 26 का गणना इस बारे में नहीं करता, पैंडेमिक आता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन 2026 में इंटरनेशनल युद्ध होता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है। काफी सारी कंट्रीज आपस में युद्ध तो ऑलरेडी चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन नहीं यार, यूरोप में शुरू होगा। यूरोप में नया टॉपिक को लेकर के यूरोपियन कंट्रीज आपस में टकराने वाली हैं। आप कह रहे हैं कि यूरोप के देश जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसका जो डेट है मैं बता रहा हूँ आपको, 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में 2026। 11 से 12 सितंबर नहीं होगा, और 13 अगस्त से 12 अगस्त नहीं होगा, 13 अगस्त से 11 सितंबर, इसी बीच में यूरोपियन कंट्रीज आपस में टकराएंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? बहुत सारा युद्ध है, बहुत सारा आग है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत केओस है। शेयर मार्केट भारत में भी हिल रहा होगा, बैंक हिल रहे होंगे, उस समय गृह युद्ध शुरू होगा। यूरोप के अंदर सिविल वॉर की शुरुआत होगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपने कहा पैंडेमिक तो 2026 में नहीं है। मैं भारत सेंट्रिक आपकी भविष्यवाणियां जानना चाहता हूँ। 16 फरवरी का दिन, जब हम आज इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 16 फरवरी से आने वाला समय आपको भारत के लिए कैसा नजर आता है? 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में देखिएगा कि भारत देश के अंदर ही कोई राज्य सत्ता पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राज्य सत्ता के अंदर कोई चुनाव होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस समय कोई ना कोई परिवर्तन तो। बंगाल के अंदर नहीं है, बंगाल में ममता दीदी रहेंगी। असम में हेमंत ही रहेंगे, हेमंत जी ही रहेंगे। असम में हेमंत ही रहेंगे, कोई बदलाव उधर नहीं होगा, वो दोनों स्टेट। तो क्या आप जब कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन, तो इन 5 राज्यों को लेकर के कह रहे हैं, या उसके अलावा जहां चुनाव होना है उसके अलावा जहां अचानक से सत्ता पलट का योग है? अचानक से सत्ता पलट का योग है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि पूर्वी भारत में उस समय विद्रोह होगा, अग्निकांड होगा, ब्लास्ट तक का होने का योग है। वो भी विदेशी कारणों से नहीं, देश के ही उपद्रवी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में भी काफी दिक्कतें चल रही हैं, और पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं चुनाव की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। क्या आपका इशारा उसी तरफ है? नहीं, मेरा कोई इशारा, मैं ज्यादा न्यूज नहीं देखता हूँ, और क्या घटना वैसे घट रही है भौगोलिक दृष्टिकोण से, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं पूर्वी भारत में ही होगा। मिडिल ईस्ट में उसी समय जो उत्पात अभी शांत हो गया है, मिडिल ईस्ट में उत्पात अचानक बढ़ जाएगा। इजराइल हमास, 20 मार्च के बाद उत्पात बढ़ जाएगा। जो शांत हो रहा है वो बढ़ेगा। ईरान में भी दिक्कत हो सकती है, अमेरिका ईरान पर अटैक की तैयारी और 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में उसी उत्पात का रिजल्ट रहेगा। मिडिल ईस्ट में सत्ता पलटेगी ईरान में, अभी सत्ता पलटेगा, फिर 16 जून से 14 ये मिडिल ईस्ट में ही है। मिडिल ईस्ट में फिर सत्ता पलटेगा। 2 बार सत्ता पलट का योग है, एग्जैक्ट इसी डेट ड्यूरेशन में है। इसी बीच में अगर मैं बताऊं कि सोना चांदी का जो भाव अभी नीचे जाने लगा है, वापस से ये गति पकड़ लेगा इसी बीच में। कुछ लोगों को लग रहा है कि 2025 में उनकी गाड़ी छूट गई है। इतना ज्यादा रिटर्न सोने और चांदी ने दिया, छूट गई। अब रेट बहुत बढ़ गया, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इन्वेस्ट करें या ना करें, कहीं पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। नहीं, अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, अभी वापस से बढ़ने वाला है। आपकी क्या रेट को लेकर कोई प्रेडिक्शन है? 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा 2026 में, अंत होने से पहले। जी हाँ, 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है गोल्ड में। गॉड्स करेंसी है। मैं एक बात बताऊं, एक गेम हो गया बहुत बड़ा, लोग समझ नहीं पाए और पीछे से गेम हो गया है। गेम क्या हुआ कि अचानक से ये जो रेट बढ़ के 4.10 पहुंच गया था सिल्वर का, इसका एक बहुत बड़ा गेम ये बना कि लोग पैनिक होकर के, जैसे ही रेट गिरने लगा इसका तेजी से 60,000 65,000 का रेट से रेट गिरा, तो उस समय लोगों ने पैनिक होकर के अपना जो पुराना खानदानी रिजर्व था सिल्वर का, गोल्ड का, लोग निकाल करके बेच के आ गए। और बेच करके क्या मिला उनको? मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, एक वचन लेके आ गए वहां से, नोट। अब देखिए क्या होगा कि
इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे ही बढ़ेगा तो लोग अब निर्धन हो चुके हैं और उनका पूरा धन है सरकार के पास में या इंटरनेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि ये इंटरनेशनली हुआ है, नेशनल नहीं हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज हुआ है। तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट के पास जो भी चीजें तो सत्ता को कंट्रोल करेंगे, उसके पास अब लोगों का कंट्रोल है, क्योंकि लोग को 1 मिनट में चाहे तो वो भुखमरी से मार सकते हैं, किसी देश को भुखमरी से मार सकते हैं, क्योंकि जिसके पास गॉड्स करेंसी नहीं है, भगवान का दिया हुआ धन है नहीं जिसके पास, वो जो सरकार है, आपने देखा एप्स्टीन फाइल आया, ऐसा लगता है देख करके जैसे नर पिशाचों का शासन पूरी दुनिया पे चल रहा हो और पूरी दुनिया को कोई नकारात्मक शक्ति कंट्रोल करती हो, ऐसी चीजें हुई हैं और बहुत बड़ा केओस होने वाला है, तभी इतना बड़ा गेम खेला गया है। क्या केओस होने वाला है? अभी देखिए ना, मार्च अप्रैल और मई अपने बैंकों में पैसा मत रखिएगा, मोटा पैसा अगर बैंक में है निकाल लीजिए, क्या होगा? उससे गोल्ड या सिल्वर खरीदिए, बहुत बड़ा बैंक रिलेटेड केओस शुरू होने वाला है। अगर मैं कहता हूं अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी पड़े हैं, अगर एक जीरो भी कम हो जाता है, डिजिटल डिफेक्ट या कोई भी डिफेक्ट या जियोपॉलिटिकल रीजन से कोई एक जीरो भी कम हो जाता है, तो आपके लिए 90 लाख का नुकसान है, बैंकों के लिए। नहीं तो आप लोगों को क्या सजेशन दे रहे हैं कि पैसा निकाल कर कैश में अपने घर रख लें? कैश में नहीं रखिए, पैसा निकालिए, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करिए और भले बैंक के लॉकर में रखिए जाकर के, लेकिन बैंक के अंदर जो कहते हैं ना, जो मैंने धारक को वचन दिया है, वो वाला जो करेंसी वाला पैसा है, वो पैसा अभी आपके पास रखना सेफ नहीं है। लोग तो कहते हैं सरकारी बैंकों से ज्यादा कुछ सेफ है ही नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है। जब इतिहास में भी देखिएगा, जहां जहां भी वॉर हुआ है, वहां पर सबसे पहले बैंक आपके पैसे सीज करती है, फ्रीज करती है, और उसी पैसे को सरकार जो है युद्ध में और जहां तहां इस्तेमाल करती है। कई साल लग जाते हैं उस चीज को रिकवर होने में। मैं फिर से सोने पर आता हूं, फिर बैंकों पर आऊंगा। सोने को लेकर आपने कहा 2.5 लाख तक रेट 2026 में जाता दिखता है, और जिन्होंने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया वो अब भी इन्वेस्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉफिट बुकिंग ना करें। ये ना करें कि रेट बढ़ गया तो सोना बेच दिया, पैसा ले लिया और आपने सोचा कि मेरा प्रॉफिट हो गया, ये ना करें। आप सोना खरीद के रखें, ये फायदा देगा। चांदी भी, सोना और चांदी दोनों पे मैंने बोला है, और तांबा भी। मेटल में इन्वेस्टमेंट 2026 में बहुत फायदा देने वाला है। अगर अभी मेटल में इन्वेस्टमेंट करना भूल गए तो अगले साल पछताएंगे। अगले साल पछताएंगे। अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लिए, तो सोना और चांदी दोनों। मेरे बताए हुए लोगों ने 5-5 टन चांदी खरीदा है, 5-5 टन ट्रक चांदी लिया लोगों ने। जब मैंने दिसंबर में पॉडकास्ट रिलीज किया था तो ट्रक भर के लोगों ने चांदी खरीदा है। ऐसे लोग हैं। आपको क्रैश को लेकर कोई डर नहीं है? मुझे क्रैश को लेकर के कोई डर नहीं है। आपने सोने के रेट जी न्यूज देखिए, मेरा रोज वीडियो चला रहा है, बार रिपीटेड चल रहा है न्यूज चैनल। आपने 2.5 लाख सोने के रेट को लेकर एक प्रेडिक्शन दी है। चांदी के रेट को लेकर कोई प्रेडिक्शन है आपका 2026? चांदी को लेकर के जो प्रेडिक्शन मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 7 लाख का आंकड़ा टच करेगा, वो करेगा। क्या वो इसी साल में करेगा? चांसेस बहुत हाई है इस साल का। 7 लाख। अब जब हम बात कर रहे हैं तो करीब 2-2.5 लाख के बीच में ये रेट चल रहा है। 7 लाख तक आप सोच रहे हैं 2026 में जा सकता है जी। कॉपर को लेकर बात बहुत कम होती है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी कई अर्थशास्त्रियों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि कॉपर पर फोकस कीजिए, आपको आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखेगा। कॉपर आने वाला चांदी है, आने वाला सोना है। तो सोना, चांदी और कॉपर, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी प्रेडिक्शन कह रही है कि यहाँ जाना चाहिए। एक और ऐसी ही चीज है, वो है क्रिप्टो करेंसी। नहीं जाना चाहिए, बर्बाद हो जाएगा। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट चढ़ा हुआ है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे बाकी क्रिप्टो करेंसी हो। लोग जबरदस्त पैसा लगा रहे हैं और उसकी कीमत बहुत बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में 1 करोड़ के भी पार चला गया था बिटकॉइन का रेट। आपके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी ठीक है? नहीं ठीक है, क्रिप्टो करेंसी भी कोलैप्स करने वाला है। मैं आपको डेट बताता हूँ उसके लिए। मैंने डेट निकाला है, ये जो आपका ड्यूरेशन आएगा 13 अगस्त से लेकर के पूरा साल मार्केट क्रैश करता रहेगा क्रिप्टो करेंसी। और लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। दुनिया कहती है कि आने वाले समय की करेंसी क्रिप्टो करेंसी होगी, डिजिटल करेंसी होगी। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं है। क्रिप्टो में भारत के लोगों को नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, भारत के किसी को नहीं जाना चाहिए। अभी 13 अगस्त के बाद मैं बता रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल स्तर पे क्रिप्टो का मार्केट डाउन है। 13 अगस्त के बाद से, 13 अगस्त 2026 के बाद से। ठीक है। ऐसे ही भारत में स्टॉक मार्केट में खासतौर से कोविड के बाद बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि बहुत लोगों के कामकाज बंद हो गए, नौकरियां चली गई। जो लोग घर बैठ गए, उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें, अपने थोड़े बहुत पैसे का इस्तेमाल करके लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। स्टॉक मार्केट अच्छा खासा बढ़ा भी। पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है हमारे स्टॉक मार्केट में। आपके मुताबिक 2026 में स्टॉक मार्केट को लेकर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में 2026 शेयर मार्केट में कोई एक फेक न्यूज सर्कुलेट करेगी, झूठा न्यूज, और उस न्यूज के चलते लोग दबा के अपना जो है स्टॉक बेचेंगे और शेयर मार्केट क्रैश करेगा, कोलैप्स करेगा। पहला तो ये। अभी 20 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना फायदा देगा। 20 मार्च से 18 अप्रैल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो फायदा देगा। लेकिन बैंक सेक्टर में नहीं करना है, खाने पीने के सेक्टर में नहीं करना है, ये वोलेटाइल रहेगा। मेटालिक सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए, 18 अप्रैल तक इन्वेस्ट करिए, फिर एग्जिट कर जाइए। उसके बाद नहीं तो जबरदस्त लॉस झेलना पड़ेगा, इतना लॉस झेलेंगे कि दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, उस लॉस को छोड़ना पड़ जाएगा मार्केट आपको। पर इतिहास बताता है कि भारत का स्टॉक मार्केट अगर गिरा है तो वो उठा भी है और उठते उठते ही आज इस लेवल पर है कि वो ऑल टाइम हाई पर है। आगे चलकर भारत का स्टॉक मार्केट पॉजिटिव 5 नवंबर के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इधर जो लॉस किए हैं उसको रिकवर करने में बहुत जो लोग लॉन्ग टर्म का सोचकर बैठे हैं उन्हें नुकसान नहीं है, लेकिन जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि आज पैसा लगा लिया और कल निकाल लिया तो वो भारी नुकसान में जा सकते हैं। हाँ। ऐसा ही एक और सेक्टर है रियल एस्टेट का सेक्टर। आप देखेंगे ज्यादातर मेट्रो और मेगा सिटीज में अब अगर आप घर खरीदने जाएं, दुकान खरीदने जाएं, तो रेट उनके इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि मिडिल क्लास तो छोड़िए, अपर मिडिल क्लास के लिए भी कई बार वो उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो गया है। हाँ। क्या रियल एस्टेट के सेक्टर को लेकर के कोई प्रेडिक्शन है आपका? रियल एस्टेट के सेक्टर में अगर देखा जाए तो इन्वेस्ट करना, अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं घर वर के लिए कर रहे हैं, जरूरत है उतना करिए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी गेन्स के लिए करना चाह रहे हैं, अभी करना उचित नहीं है। उससे बढ़िया है सोना और चांदी में इन्वेस्ट करना। इन्हें अगर कोई सोच रहा है कि आज खरीद दूं प्रॉपर्टी, अगले साल 2 साल में बेच दूंगा पैसा कमाकर, तो अभी आप कह रहे हैं कि इसे छोड़ दीजिए। इस चीज़ में थोड़ा हॉल्ट दीजिए, क्योंकि इसका जो योग अभी चल रहा है साल में वो थोड़ा सा उठपटांग चल रहा है। और अगर जियोपॉलिटिकल वॉर भी ट्रिगर हो जाता है तो उस कंडीशन में रियल एस्टेट का कोई वैल्यू नहीं रखता है। ईरान में आप अभी जमीन खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसी तरीके से बात है। भारत जो दुनिया भर के युद्ध आपको नजर आते हैं उसमें भारत की भूमिका क्या नजर आती है? क्या भारत सीधे पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है? पार्टिसिपेशन भारत का कोई पार्टिसिपेशन नहीं भारत का। तो युद्ध का असर भारत पर किस तरीके से पड़ेगा? बैंकों पे पड़ेगा, शेयर मार्केट पे पड़ेगा। अच्छा, अभी देखिए ना, चाइना में एक बड़ा गड़बड़ी होता हुआ दिखता है मुझे। चाइना के अंदर में मैंने एक डेट निकाल रखा है, इंटरनेट बैन रहेगा उस समय 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में। चाइना का ऊपरी जो क्षेत्र है उस जोन में इंटरनेट बैन रहेगा। ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का उल्लंघन दिख रहा है मुझे वहाँ पे, और बहुत सारा वहाँ पे केओस दिख रहा है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, जिसके कारण इंटरनेट बैन रहने वाला है। अगर वैसे देखा जाए 11 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में 2 पॉलिटिकल पार्टी चर्चे में 2 पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन टूटने वाला है। और दिल्ली में उस समय उपद्रव बहुत ज़्यादा मच रहा होगा 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में। अब अगर डेट वाइज अगर आते हैं तो 18 अप्रैल से 16 मई के बीच का ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो जेल संबंधित बड़ा तांडव होने वाला है। चाहे तो कोई बहुत चर्चित आदमी जेल जाएंगे जिसको लेकर के बवाल मचेगा, बवाल भी पब्लिक का बवाल उसमें इन्वॉल्व है, चाहे कोई बहुत बड़ा मेजर जेल ब्रेक का योग आता है, ऐसा कुछ दिखता है इस ड्यूरेशन से। ठीक, इसके साथ में अगर आप देखते हैं कि 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में चाइना, रशिया और मंगोलिया वाला जो एरिया है लैंडमास है वहाँ का, वहाँ पर भूकंप आएगा। भूकंप, जबरदस्त भूकंप आएगा, उसमें काफ़ी लोगों को क्षति भी होगी, बिल्डिंगें टूटेंगी, मकान ढह जाएंगे। उत्तराखंड में 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में लैंडस्लाइड दिखाई पड़ता है। 18 अप्रैल से 16 मई में अच्छा स्केल का लैंडस्लाइड दिखाई पड़ता है। फिर पाकिस्तान में अचानक से महंगाई स्पाइक करेगी और मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होगा। ये सब अप्रैल से मई महीने के बीच में। हाँ। मई में भी 16 मई के बीच में, 18 अप्रैल से 16 मई के अंदर। 27 मई से 15 जून 2026 के बीच में अगर आप देखते हैं तो कोई आतंकवादी पकड़ा जाने वाला है और कोई बड़ी आतंकी साजिश को रोक लिया जाएगा। 27 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में केरला और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां पर बाढ़ दिखाई देता है, पानी का डैमेज दिखाई पड़ता है, काफी डैमेज होने वाला है। ऐसी प्रेडिक्शन आपने थोड़े दिन पहले होली को लेकर की, मैंने सुना आपने कहा होली के दिन ग्रहण है या होली के आसपास ग्रहण है? होलिका की रात को ग्रहण लग रहा है, वो भी चंद्र ग्रहण। किस तारीख? होलिका की रात को। होलिका की रात को, हाँ, चंद्र ग्रहण लग रहा है। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव ऐसा रहने वाला है कि चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देने वाला है और सूर्य ग्रहण अग्नि पंचक में, और साथ में परस्पर चंद्र ग्रहण जो लग रहा है उसके बीच का ड्यूरेशन 15 दिन से कम है। महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, वेद व्यास मुनि ने कहा है कि अगर इतने कम अंतराल में इस प्रकार का ग्रहण लगता है तो दुनिया की आधी आबादी को खतरा होता है, विध्वंसकारी युद्ध होता है। तो विध्वंसकारी युद्ध इस बार होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसका असर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अग्नि पंचक जो योग है वो आग से क्षति दिखाता है और एक साथ 5 सूर्य ग्रहण घटता हुआ दिखाता है। इस साल 1500 आदमी का, 2026 में 1500 आदमी का आग में झुलस करके अग्नि के कारण 1500 आदमी का सामूहिक रूप से देहात्याग का योग आता है। ये सिर्फ भारत के लिए, दुनिया भारत के लिए, भारत के अंदर पिछले साल 2025 में 900 लोगों का आग में झुलस करके मैंने सामूहिक जलने का योग बताया था, और वही होता है। पिछले साल लोग ताजुब कर रहे थे क्योंकि पिछले 30 साल से ऐसा घटना नहीं घटा था। 1995 में लास्ट हुआ था कि हरियाणा के स्कूल में आग लगा था, उसमें 300 के आसपास बच्चे जल के गए थे और
आग का ही जो डैमेज है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में देखने के लिए मिला था, उसमें बहुत भारी मात्रा में 600 उस समय आंकड़ा आया था। उस समय आग का पूर्ण योग नहीं था। इस बार 2025 में आग वाला योग था, 2026 में आग वाला योग है। 1500 आदमी इस पर जो है देहा त्याग करेंगे, वो भी सामूहिक। पिछले साल एक प्लेन क्रैश हुआ, आपका गोलियां चली जिसमें आग है। फिर आपका जयपुर के अंदर में जो टैंकर फटा उसमें, उसी तरीके से इस बार भी बहुत सारे सामूहिक रूप से अग्नि से। आपने प्लेन क्रैश का जिक्र कर दिया तो मैं फिर से अजीत पवार वाली घटना पर आता हूं। आपने कहा था 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक, तो आज 16 फरवरी है, अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि अभी भी 27 फरवरी आना बाकी है। इस दौरान क्या आपको कुछ और ऐसी घटनाएं दिखती हैं? प्लेन ग्राउंडेड रखना पड़े, रखिए। देखिए इंडिगो के 4500 प्लेन ग्राउंडेड है, एयरलाइन का शेयर गिर गया है। यही रीजन है कि मुझे लोग द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि आप तो डिक्टेशन कर रहे हैं, आप डिक्टेट कर रहे हैं कंट्री को। लेकिन मेरा उद्देश्य डिक्टेट करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि कोई खतरा है, आगामी खतरा का संदेश दे देना लोगों को मेरा उद्देश्य है। लोगों का जान बचता है तो बचा लेना उद्देश्य है। जैसे मैंने बोला, कोलंबिया वाले पैसेंजर्स ने कैंसिल करा था मेरी भविष्यवाणियों को देख करके, आज जीवित थे। इस बात को देख करके बड़ा खुशी होता है। क्या इसी साल में ऐसा कोई और प्लेन क्रैश को लेकर? हाँ, एकदम है। 16 जून से लेकर के 14 जुलाई 2026 के बीच में सभी ऑडियंस से कहूंगा, फ्लाइट टिकट अपने कैंसिल करवा दीजिए। प्लेन में नहीं उड़ना है। अपने फैमिली ग्रुप में इस वाले वीडियो का क्लिप भेजिएगा ताकि सबको ये बात पता लगे। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है, समझिए वीडियो आपके लिए बनाया गया है। क्योंकि इतने 7 बिलियन पॉपुलेशन का वर्ल्ड है और इस पॉपुलेशन को ये वीडियो नहीं पहुंच रहा, आपको पहुंच रहा है। मतलब संकेत है कुछ ना कुछ कि आपको नहीं लेना है और अपने फैमिली को सूचित करना है। हाँ, यही काम है। ये जो भविष्यवाणी होती है प्लेन क्रैश को लेकर के, ये किस आधार पर की जाती है वो भी थोड़ा सा बताइए। आधार आपकी में भविष्यवाणियां इतनी एक्यूरेट क्यों हैं? बाकी बहुत सारे ज्योतिष हैं दुनिया में। आधार में बता देता हूँ। आधार क्या होता है कि वही मैंने बोला कि मैंने एक गुरुकुल बना रखा है मदनपुर, औरंगाबाद, बिहार में। गुरुकुल के सामने एक शंकर जी का मंदिर है। शंकर जी भूमिगत हो गए हैं, 700 साल पुराने शिव जी हैं। वही शिव जी के मंदिर में बैठ करके मैं लिस्ट बनाता हूँ भविष्यवाणियों का, क्योंकि शंकर जी संकेत दे देते हैं कि हाँ इस समय घटना ऐसा ऐसा घटेगा। लेकिन संकेत को फिर रिफाइनमेंट करा जाता है कैलकुलेशन से। और वो कैलकुलेशन, क्योंकि कुंडली केवल गणना हो ही नहीं सकती, कुंडली गणेश भी है। मतलब पहले आपको कृपा भी चाहिए। तो कृपा इसलिए कहता हूं क्योंकि जो एक्यूरेसी आती है चीजों में, वो समझिए वैसे आती है कि हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार अपने अंदर रखा इसका, और मेरे प्रारब्ध में, क्योंकि पृथ्वी पर ये मेरा तीसरा जन्म है और ये तीसरा जन्म है जिसमें मैं शाक्त हूँ। शाक्त शैव मिश्रण। क्या किसी को पुनर्जन्म को लेकर भरोसा दिलवाया जा सकता है कि पुनर्जन्म होता है? भरोसा दिलाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर ज्ञान किसी के अंदर है, जो भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान अनुभव होगा, उसको ये बात पता होगा कि हाँ है पूर्व जन्म का सिस्टम। लेकिन उसको उतना सीखना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन देखना है, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता, फिर भी आपको उसका प्रेजेंस महसूस होता है तब जब आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोप चलाने आता हो। और वो चलाने के लिए आपको पहले तो उतनी डिग्री चाहिए कि वो चलाते कैसे, उसकी रीडिंग्स को एनालाइज कैसे करते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी है। पूर्व जन्म को आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं जन्म कहाँ हुआ था, आपका नाम क्या था, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो वो ज्ञान भी होना चाहिए। वो ज्ञान बहुत आवश्यक है। हर कोई इसके अधिकृत नहीं है। मैं फिर से आपको बैंकों वाली बात पर लेकर आऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है हमारे देश में इस वक्त जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है। खासतौर से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो जनधन अकाउंट के नाम से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अब तो हर किसी का बैंक में अकाउंट है। सबके पास आधार कार्ड भी है, सबने उसे लिंक कर रखा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का बात बोला आपने। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी थाली बजवा सकते हैं कोविड के टाइम पे। आप मुझे डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, क्या मैं बैंक से लोगों का पैसा नहीं निकलवा सकता हूँ? नहीं, पर इससे बैंकों को नुकसान हो सकता है ना। बैंकों को नुकसान क्या होगा, लेकिन लोगों को नुकसान होगा उसका क्या? बैंकों से रिलेटेड गड़बड़ी आएगी अगर। आप किस तरह की गड़बड़ी का संकेत कर रहे हैं? क्या बैंक फेल हो जाएंगे, डूब जाएंगे, आप ऐसा संकेत दे रहे हैं? या कोई और बैंक से रिलेटेड इशू आ जाएगा, या कोई साइबर फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, ऐसा संकेत दे रहे हैं? क्या संकेत? देखिए, बैंकों से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इशू होने का योग है, जिसके कारण जनता के पैसे फंसेंगे, उसमें फंसेंगे, और पैसे फंसेंगे, वो एक बहुत बड़ा न्यूज बन जाएगा। इससे बढ़िया है कि अभी से सतर्क रहिए, मोटा पैसा निकालिए। और एक बार फिर से डेट बता दीजिए, वो बैंक संकट कब है? बैंक संकट मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीना पूरा संकट का योग है। बार बार केओस शुरू होगा। मेरा खुद का अकाउंट फ्रीज है अभी मैं आपके स्टूडियो में एंटर किया, केवल कॉल पे यही चल रहा है कि हाँ ये वाला फलाना डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ। क्यों फ्रीज है? अब क्यों फ्रीज है इसका रीजन क्या ही कर सकते हैं। वीडियो हमारा वायरल गया था जब, तो अब ये चीज हालांकि पब्लिक में क्या बताने की चीज है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पे जब लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वीडियो जब वायरल हो रहे हैं तो पूरी दुनिया चाहेगी मेरे से कंसल्ट कर लें। तो लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करके सोचते हैं कि तुरंत बात होती है। अच्छा। लेकिन मोटा मोटी 45 दिन का समय कम से कम वेटिंग है,
उसके अलावा 90 दिन तक का वेटिंग जाता है। आप अपना पूरा जीवन का सॉल्यूशन चाहते हो, सोचते हैं 2 मिनट में मिल जाए, संभव नहीं है। अभी सरकार ने ऐसा सिस्टम ला दिया है कि लोग पेमेंट डाल करके और फिर इन्फॉर्म कर देते हैं साइबर क्राइम वगैरह में जाकर कि हमारा काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। पढ़िए ना जाके टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी क्लैरिफिकेशन मांगते हैं बैंक वाले कि क्या है। तो भाई वेबसाइट देखिए। तो क्या आपने अपने पैसे बैंक से निकाल लिए? मेरे पैसे का कैसा है कि मैं अब काम भर पैसा रखता हूँ, खाली जितना मुझे यूपीआई में, मुझे आटा चावल दाल खरीदने के लिए जितना यूपीआई चलाने के लिए चाहिए उतना ही पैसा रखता हूँ। थोड़ा बहुत आता है, जितना आता है भगवान की कृपा से वही अपना चलता है। अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति मोटा मोटा पैसा बैंक में रख रहे हैं, उनके लिए। हम लोग तो साधारण हैं, हम लोग ज्योतिषाचार्य हैं, झोला उठा के चलते हैं, हम लोग के पास क्या है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि 75 वर्ष की उम्र में उन्हें क्या रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। खैर, अब तो वो 75 वाली उम्र पार हो गई है। नरेंद्र मोदी आपको सत्ता में कब तक नजर आते हैं? नरेंद्र मोदी को लेकर के आपने जो प्रश्न किया है, नरेंद्र मोदी भी फिर से सत्ता में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, 2029 के चुनाव को फिर से जीतेंगे, फिर से जीतते हुए दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद अगले 5 साल फिर पूरे करेंगे टर्म। 2029 से 34 बहुत हाई है, चांसेस बहुत हाई है। नरेंद्र मोदी की आयु लंबी है, चांसेस बहुत हाई है कि पूरा कर रहे हैं। स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट? स्टेबल है गवर्नमेंट। 5 सत्र और चुनाव का सिस्टम भारत के अंदर चलेगा। 5 सत्र यानी कि कुल देखा जाए 5 लोकसभा चुनाव और होंगे। हाँ, 5 चुनाव और होंगे। उसके बाद भारत 2029, 34, 39। हाँ, और उसके बाद 2 और। उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो है भारत में डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। 44, 49, 2049 तक। हाँ, डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। भारत में वापस वही शासन आएगा जो सतयुग से भारत में चल रहा है। कैसा शासन? राजतंत्र। राजा होंगे देश में। राजा होंगे 2050 से राजा होंगे, राजा का तंत्र चलेगा। जो देखिए, डेमोक्रेसी एक बहुत नया चीज है। जिस भी देश में आई है उस देश को खा गई डेमोक्रेसी। ये तो मेरा पर्सनल मानना है। अमेरिका में तो चल रही है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। नहीं, देश को अंदर से खाई गई है। जो देश होना चाहिए, जिस तरीके का स्वरूप होना चाहिए, वो स्वरूप नहीं मिल रहा है। हमारा अच्छा चलता हुआ देश का स्वरूप अगर आपको देखना है तो एक बार आप भगवान राम जी के समय का देखिए, चंद्रगुप्त के समय का देखिए। अखंड भारत था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां तक नजर जाए, जहां तक कदम जाए, भारत ही भारत। लेकिन उस समय क्या था कि किसी के अंदर लोभ नहीं था। राजा को पता है मैं राजा हूं। राजा का मतलब क्या कि मैं देने के लिए तैयार हूं और मैं अपना सत्ता का, राज्य का रक्षा करने के लिए बैठा हुआ हूं कुर्सी पर। जरूरत पड़ता है तो वनवास पे भी जाऊंगा सत्ता छोड़ करके। लेकिन अभी डेमोक्रेसी में कैसा दिक्कत आती है कि हमने अगर कुर्सी पकड़ा है तो बहुत खर्चा करके कुर्सी पे आए हैं, पहले खर्चा रिकवर करेंगे, यानी कुर्सी पहले नोचेंगे, उसके बाद देश नोचना शुरू करेंगे। सोचिए जरा कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, किस पॉलिटिशियन ने एक्शन लिया कि अरे पाकिस्तान अलग हो गया, नहीं नहीं जमीन नहीं जाना चाहिए। घर पे जब एक हाथ जमीन खिंचाने लगता है, कोई पैतृक जमीन खिंचाता है, तो उस पे खूनों खराबा होने लग जाता है। लोग खून बहाना स्वीकार करते हैं, लेकिन जमीन छोड़ना स्वीकार नहीं करते हैं। चैन से सोते नहीं है जब तक जमीन, वो बोला, एक हाथ का जमीन ना मिल जाए। और लेकिन हमारे देश की स्थिति देखिए कि यहाँ पर राष्ट्र धर्म है ही नहीं लोगों के अंदर। यहाँ पर लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं है, सत्ता प्रेम है। सत्ता प्रेम होने से क्या होता है कि राष्ट्र भाड़ में जाए, सत्ता पहले मिल जानी चाहिए। इस तरह की मानसिकता डेमोक्रेसी में दिखाई पड़ती है। क्योंकि खर्चा करके आए हैं, अपना पहले खर्चा रिकवर करेंगे, उसके बाद अपना गद्दी बचाएंगे। गद्दी बचाने के लिए जो करना पड़े, पाकिस्तान निकल रहा है निकलने दो, बांग्लादेश निकलने दो, कश्मीर का ऊपर टुकड़ा टूट रहा है टूटने दो, कोई ज्यादा पैसा ऑफर कर रहा है, हाँ ठीक है, अगला चुनाव में हमें लड़ने के लिए काम आएगा। तो ये मेंटेलिटी के साथ सभी नेता, किसी भी देश में सभी नेता इसी मेंटालिटी के साथ चलते हैं, जिसके कारण वो देश जो है संकुचित होता जाता है। अभी भी इतने आंदोलन उठते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह का आंदोलन चलता है। लेकिन जो आंदोलनकारी है अभी भी खुलेआम मजे से चैनलों पे बैठते हैं और अच्छे से उनकी पूरी रिपोर्टिंग चलती है। और भारत के टुकड़े टुकड़े करने का पूरा योजना भी चलता है। नॉर्थ ईस्ट में अलग टुकड़ा मांगते हैं, हैदराबाद की तरफ अलग मांगते हैं, दक्षिण में अलग मांगते हैं, पंजाब में अलग टुकड़ा मांगते हैं। कितने टुकड़े और होंगे इसी सत्ता, इसी कुर्सी को पकड़ने के लिए। यही कोई राजा रहता तो राजा मतलब देखिए संभाजी महाराज, अपना पूरा रक्त बहा दिया, अपना बलिदान दे दिया, लेकिन जमीन नहीं जाने दिया। इसी जमीन के लिए रानी पद्मावती ने 200 से ज्यादा रानियों के साथ में एक साथ जौहर कर लिया, अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। आज के नेता क्या करेंगे, कुर्सी भी नहीं छोड़ते हैं। शंकराचार्य देश प्रेम नहीं है, देश प्रेम रह ही नहीं जाता है, सत्ता प्रेम। डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि देश प्रेम खत्म हो जाता है। मैं वोट नहीं करता हूं, मेरा अपना निजी मानना है कि मैं देश प्रेमी हूं और मुझे अपने देश से मुझे अखंड भारत से प्यार है, इसलिए मैं वोट नहीं करता हूं। और मैं एक बात और बता दूं कि आप यहां देखिएगा थोड़ा सा, भारत के अंदर आप देखेंगे उड़ीसा में जो जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती,
शंकराचार्य परंपरा में उन्होंने अपने शंकराचार्य की गद्दी छोड़ दी है। इसलिए छोड़ी हुई है, बगल में बैठते हैं गद्दी के, इसलिए छोड़ी हुई है कि गद्दी पे तभी शंकराचार्य बैठेंगे जब भारत में एक भी बूंद गौरक्त का गिरना बंद हो जाएगा, तब जाके बैठेंगे। तो गाय के रक्त अगर उस देश में गिरते हो जहां पर गौ को माता माना जाता हो, इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता है। और सत्ता में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सबसे पहले गौ हत्या को बंद करवाए, तब जाकर के अपने सत्ता पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पर्सनली पसंद करते हैं? किसी को नहीं, किसी को नहीं करते। किसी को नहीं, किसी को कोई फेवर नहीं, किसी नेता को पसंद करते हैं? नहीं, किसी को नहीं। पसंद ना पसंद करना बहुत निजी चीज होती है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूँ लोगों को, मुझे सब पसंद है व्यक्तिगत रूप से, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कोई देश चलाने के लिए कोई पसंद नहीं है। देश चलाने का स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता है मुझे, डेमोक्रेसी समझ ही नहीं आती है। कोई मुझे समझाए या फिर अच्छे से सिविक्स पढ़ाए, समझ में आएगा शायद। ठीक है, मेरे पास कुछ और प्रश्न आपके लिए लिखे हुए हैं। क्रिकेट को लेकर हमारे देश के लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था। भारत ने मुकाबला जीता है। मैंने क्या कहा था? आपने कहा था भारत जीतेगा। और जीत गया भारत, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जीत गया। लेकिन वहीं देखिए, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, वर्ल्ड कप हार जाएगा। वर्ल्ड कप हारेगा कि वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं? फाइनल नहीं खेलेगा। फाइनल नहीं खेलेगा भारत, सेमीफाइनल तक पहुंचेगा। उसकी गणना नहीं करी, लेकिन फाइनल नहीं खेल रहा। फाइनल नहीं खेलेगा, ये बात पक्की है। और ये तो अगले 15-20 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्रिकेट को लेकर की कुछ और भविष्यवाणियां जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया, वो आज की टीम में क्या कोई ऐसा नाम है जो आपको लगता है कि उस तरीके की उपलब्धि हासिल करेगा? मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ एक्चुअली। और क्रिकेट के बारे में मुझे अभी T20 ODI इसका डिफरेंस भी नहीं पता है। ठीक है, 2027 को लेकर के आपने कोई गणना की है? वनडे वर्ल्ड कप है और रोहित शर्मा विराट कोहली का वो माना जाता है कि आखिरी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। क्या लगता है 2027 में? रोहित शर्मा नहीं है उसमें, नहीं होंगे उसमें। नहीं होंगे। अभी थोड़ा दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलूंगा। नहीं है। विराट कोहली रहेंगे। क्या भारत वर्ल्ड कप जीतेगा 2027 का? नहीं। एक बात होती है अमेरिका और भारत के संबंधों की। हाल ही में हमारी ट्रेड डील हुई और ट्रेड डील के बाद ये कहा गया कि साहब अब सब कुछ ठीक है। क्या वाकई भारत और अमेरिका के बीच में आपको सब कुछ ठीक नजर आता है? कुछ ठीक नहीं है। कुछ नहीं। अमेरिका जो है ये आस्तीन का नाग है भारत के लिए और पूरा 7 साल तक नाग है, बहुत डसेगा। पहले ही बोले थे कि 29 मार्च 2025 के बाद से नाग बन गया है, इससे कोई संबंध नहीं रखना है। क्योंकि भारत सरकार को एक और बात बता देता हूं मैं, फिर अगर पूछ रहे हैं तो 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में कोई तरह का इंटरनेशनल ट्रेड डील नहीं होना चाहिए और ना कोई बायलैटरल टॉक होना चाहिए। अगर होता है तो उसको 12 अगस्त के बाद करिए। जो पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व होगा उसका करियर नीचे गिर जाएगा, तय बता रहा हूँ। नहीं करना। अगर कोई पॉलिटिशियन देख रहे हैं, मेक श्योर ये चीज को मत करिएगा। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में भारत का इंटरनेशनल बदनामी कुछ होने वाला है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन भारत के उस समय खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर इस समय इंटरनेशनल बदनामी बहुत लोगों की हो रही है। आपने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नर पिशाचों का राज इस दुनिया में चल रहा है। नकारात्मक शक्ति दुनिया को कंट्रोल करते ऐसा भी दिखाई पड़ता है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। और इसको हटाना है, अगर इससे लड़ना है तो राम राज्य जरूरी है। इसीलिए अखंड भारत। पूरी दुनिया में राम राज्य संभव है? हम तो भारत राम राज्य जब था तो पूरी दुनिया में ही था। रावण ने भी जब राज किया है तो 64 चतुर्युग राज किया था। अब चक्रवर्ती होते हैं ये सब, पूरे दुनिया पे एक बार राज करते हैं। हिटलर ने ट्राई करा था, रशिया में जाकर के फेल हो गया बेचारा। मेरा एक प्रश्न है जो आमतौर पर लोग ज्योतिषियों से बहुत पूछते हैं, और वो प्रश्न है नग को लेकर, स्टोन को लेकर। तरह तरह के पत्थर जो कि अंगूठियों के तौर पर आपको पहनाए जाते हैं, माला के तौर पर आपको पहनाए जाते हैं। मैंने कितना अंगूठी पहना हुआ है? रत्न कोई पहना हुआ है मैंने? इसके बारे में बहुत अच्छी बात बता। क्या रत्न को मानते हैं आप? और जो ज्योतिष लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप रत्न पहनिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी, किस्मत खुल जाएगी, क्या ये सच है? देखिए, कुंडली में ना मैं लोगों का भी भ्रम तोड़ता हूँ। पहले तो क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, महादशा देख करके रत्न पहना देते हैं, गलत है, बहुत परेशान हो जाएंगे। कुंडली में हमेशा रत्न तब पहनते हैं, देखते हैं कि ग्रह अपने किस भाव में बैठा हुआ है। अगर अपने मित्र राशि में वो ग्रह बैठा है और आपके लिए अच्छा फलदायी है ग्रह, और साथ में ना अस्त नहीं है, वो ग्रह उल्टा फल नहीं दे रहा है, वक्री होकर के उल्टा रिजल्ट नहीं दे रहा है, पाप ग्रहों से नहीं घिरा हुआ है, और उसकी डिग्री 10 डिग्री से कम है या फिर डिग्री 24 डिग्री से ज्यादा है, उसके पावर को इनहेंस करने के लिए अपने वजन के बराबर रत्न पहनिए। 80 किलो वजन है 8 रत्ती का,
7.5 रत्ती का रत्न पर ये पहनेंगे। बात आम आदमी नहीं समझ सकता, ये तो ज्योतिष ही समझा सकता है। तो ज्योतिष समझाएंगे तो ज्योतिष भी तो यही गड़बड़ी कर रहे हैं। हम्म। लग्नेश देखेंगे और रत्न पहना देंगे, राशि का स्वामी देखेंगे रत्न पहना देंगे। मतलब आप कहते हैं रत्न काम तो करता है, लेकिन ठीक पहनाया हो तो। हाँ हाँ। अब किसी आम व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल और है कि उसमें आपको देखिए, ठीक पहनाया कि नहीं। इतना रेयर है ये कॉम्बिनेशन, होता ही नहीं है एक से दो से ज्यादा रत्न किसी को सूट कर जाए। मैंने पृथ्वी पे नहीं देखा कोई जिसको 2 से ज्यादा रत्न सूट करता हो। तो जो 4-5 रत्न पहनते हैं बहुत बड़ा भ्रम है वो। अच्छा, रत्न की बात तो हो गई। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि आपके लिए हमें पूजा करनी होगी, आपके लिए जाप करना होगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे। ऐसे उपाय क्या सच में काम करते हैं जहां आप खुद ही इन्वॉल्व ना हो? देखिए मैं बताता हूँ, कई सारे कुंडलियों में ग्रह दोष ऐसे होते हैं जिसका प्रवृत्ति राक्षसी है, जिसको तंत्रोक्त क्रिया से शांत किया जाएगा। कई बार शनिदेव के सामने सीधे दृष्टि हम लोग नहीं देख सकते, उनकी दृष्टि पड़ते ही परेशानी होगी। राक्षसी प्रकार के, पिशाच प्रकार के जो दोष होते हैं उनका समन शोधन ब्राह्मण ही कर सकते हैं। उन दोषों को शांत करने के लिए पहले संकल्प लेना होता है। संकल्प आप पृथ्वी के किसी भी कोने से ले सकते हैं और फिर उसके सम्मत जो आपका फिर ब्राह्मण संकल्प लेते हैं, वेदी पूजन आदि करके, और भगवान जी के मंदिर में चाहे शमशान में उस चीज को शांत किया जाता है, उस दोष को बुलाया जाता है और उसको देव प्रसाद, हवन आहुति आदि दे करके शांत करके देवलोक में भेज दिया जाता है। तो पूजा ऐसे काम करती है। कई बार अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, दुबई में बैठे लोग रहते हैं, आईसीयू में एडमिट रहते हैं, मार्केश पूरा डॉक्टर जवाब दिया रहता है। हमारे यहाँ भी ही बता रहा हूँ, सुमिताचार्य गुरुकुल में शंकर जी के मंदिर में महामृत्युंजय होता है। आज तक किसी के साथ भी वहाँ पर गलत नहीं हुआ। ब्राह्मण जो पूजा कर रहे हैं बैठे हैं, उनकी माँ का अचानक से देहात्याग हो जाता है, क्योंकि जब दक्षिणा लेते हैं तो उनके ऊपर ही ग्रह आता है। तो उनकी माँ का देहात्याग हो गया, जिसके कारण महामृत्युंजय खंडित हुआ था। और वही खंडन से ये समझिए कि संकेत मिल गया कि वो व्यक्ति का मृत्यु तय है। लेकिन आज तक जितने महामृत्युंजय उस मंदिर में हुए, आज तक कोई व्यक्ति महामृत्युंजय के उपरांत मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। वास्तु को लेकर भी ऐसा ही प्रश्न है। लोग, अब ऐसा समय है कि वास्तु को बहुत ज़्यादा मानते हैं और कई लोग तो इस हद तक मानते हैं कि डरे रहते हैं कि अगर ऐसे नहीं किया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। वास्तुशास्त्र कितना काम करता है? मोर देन 500% कहूँगा। जिसके भी घर में पूरब की तरफ टॉयलेट है, पूछ लीजिएगा उसके घर में कैंसर से लोग मर रहे होंगे, नहीं तो हार्ट रिलेटेड समस्या से बार बार ऑपरेशन करवा रहे होंगे, बहुत परेशान होंगे। रक्त, वात, पेट डैमेज हो जाता है इसमें। और अगर जिसके घर में देखिएगा कि पश्चिम की तरफ किचन है, पश्चिम की तरफ मुख करके खाना बनाते हैं, घर में शांति बिल्कुल नहीं है। झाड़ू जिसके घर में ड्राइंग रूम में या फिर गेस्ट रूम वगैरह में रखा हुआ है, सास बहू में कोई संबंध नहीं है उनके घर में, बोलचाल बंद। आप देखिएगा जिसके ऊपर बहुत लंबा केस चल रहा है, 18 साल से, 15 साल से, 5 साल से, केस के सारे पेपर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखे मिलेंगे, सारे पेपर। ये वास्तु काम करता है बुरा। कुछ आखिरी के प्रश्न हैं। हमने वास्तु पर अब बात की और अब मैं बात करना चाहता हूं पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर। आजकल लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस ऐसे बना लिया है कि आपको अपने पुनर्जन्म के बारे में, पिछले जन्म के बारे में बताएंगे और उस पिछले जन्म का इस्तेमाल हम इस जन्म में कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये, क्या आपको आपके पुराने जन्म में ले जाया जा सकता है हिप्नोटाइज करके? क्या ये संभव है? ज्ञातवा प्रारब्धे कुर्वृत्त न कुर्वाणो विनश्यति, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ ये बात कि पुराने जन्म का ज्ञान हो जाता है, सिद्धि और साधना से उसको महसूस कराया जा सकता है। शिखा जो माथे पे रखते हैं, पूर्व जन्म का बाल यहीं से होता है और शिखा से बहुत कुछ पता चलता है। देखिए हमारी शिखा बहुत बड़ी है, आजकल लोग शिखा नहीं रखते। शिखा ही आपको पूर्व जन्म का ज्ञान दिलवाता है। जैसे मैंने बताया शुरू में ही आपको कि स्पेशलाइजेशन मेरी पूरी साइंस में, टेक में, और अभी ज्योतिष में इतना जबरदस्त जो हो रहा है गणना, पूर्व जन्म से आ रहा है। इतना बड़ा, देखिए कान पे लपेट सकता हूँ, इतना शिखा है। पर इससे फायदा क्या? अगर आपने अपना पुराना जन्म जान लिया तो आप इस जन्म में उसका क्या फायदा उठा लेंगे? कर्मणो जायते जन्मः, अपने पुराने जन्म कर्म के अनुसार ही आपको ये वाला जन्म मिलता है। आप उससे जान सकते हैं कि इस जन्म में क्या प्राप्त होगा। कर्मणो जायते जन्मः के बाद में गरुड़ पुराण कहता है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव दहिनः। आयु क्या कर्म होगा, वो विद्या क्या अर्जित करेगा और मरेगा कब, 5 चीजें गर्भ में लिख दी जाती हैं पिछले जन्म में, गर्भ में आते हैं। गर्भ में तो पिछले जन्म से तो गर्भ मिला,
पिछले जन्म के कर्म से, और उसी कर्म से हमें ये 5 चीजें मिल गई। पर अगर पिछले जन्म की जानकारियां याद रखना इतना जरूरी होता तो कुदरत ऐसी व्यवस्था ही क्यों करती कि इंसान भूल जाता? इंसान इसलिए भूल जाता है कि अगर जन्म जन्म हमें याद आ जाए तो माया के जाल में ऐसा फंसेंगे कि इस जन्म के माता पिता को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और इस जन्म की लीला को नहीं जी पाएंगे। ना भविष्य हमें दिखाई देता है, ना इतिहास हमें दिखाई देता है, क्योंकि यही कली है। कहते हैं हे कली तू कुछ भी नहीं, तू बीते कल की ग्लानी है या आने वाली चिंता है। जब बीता कल पता चल जाएगा तो ग्लानी होगा, आने वाला कल पता चल जाएगा तो बहुत चिंता होगा। आप जिस तरह से भविष्यवाणियां करते हैं तो लोग सवाल पूछते होंगे ना कि अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है, सब कुछ पहले से तय है, तो फिर आपके कर्म करने का अर्थ क्या है? देखिए, ये तो तय हो सकता है कि ठीक है सामने बैठा हुआ व्यक्ति को गोली लग रही है, ये तय है। लेकिन गोली लगने के बाद आप क्या रिएक्ट करते हैं वो तय नहीं है, आपका रिएक्शन तय नहीं है। आपके मन में आता है कि भागो, आपके मन में आता है उसको पकड़ो, रक्षा करो, आपके मन में दुख आता है कि आप खूब खिलखिला के हंस देते हैं, उसको लगता है, तो ये आपका वही कर्म तय करता है। तो वो चीज़ लिखी हुई नहीं है। लिखा हुआ है कि घटना होगी, ये नहीं लिखा हुआ है कि आप उस घटना पर रिएक्ट क्या करेंगे। वो रिएक्शन आपके ऊपर। क्या हम बदल सकते हैं भविष्य को? भविष्य को कुछ हद तक परिवर्तित कर सकते हैं, पूरा नहीं बदल सकते। जो घटना जहाँ होनी है, जिसके साथ होनी है, वो तो है लिखा हुआ। लेकिन हाँ, कब होनी है या किस रूप में होनी है उसको थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। ऐसी ही एक और चीज़ जिसके बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं वो है न्यूमरोलॉजी। किस हद तक ठीक होती है और आपका एक्सपीरियंस क्या है न्यूमरोलॉजी के साथ? देखिए, ज्योतिष में अगर आप देखते हैं तो हर चीज़ के साथ एक अंक जुड़ा हुआ है। अंक काम करता है, लेकिन उतना भी नहीं काम करता है जिस तरीके से लोग देखते हैं कि आपको ओसीडी हो जाए, मोबाइल नंबर में अंक जुगाड़ करने लगेंगे, गाड़ी के नंबर में अंक जोड़ने लग जाएंगे। इतना मतलब नहीं करता है। अंक शास्त्र के माध्यम से आप अगर ज्योतिष हैं तो उसके माध्यम से आप किसी के भविष्य का आकलन कर सकते हैं, शुभ अंकों का चयन कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष सब कुछ बताता है। अंक शास्त्र इसमें, सामुद्रिक शास्त्र इसमें, शरीर के ढांचा को देख करके आप बहुत कुछ बता सकते हैं, वास्तु शास्त्र इसमें, सब कुछ एक ही है, कोई अलग नहीं है, बाहर नहीं। अच्छा, एक आज का समय ऐसा है जब सबसे ज्यादा लोग कुंडली मिलाकर शादियां कर रहे हैं, फिर भी शादियां एक तो लेट हो रही हैं और शादियां टिक नहीं रही हैं, क्योंकि कुंडली मिलाने नहीं आ रहा है या सही डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। लड़कियों का पता रहता है लोगों को कि हाँ इसकी कुंडली में मांगलिक है या इसकी कुंडली में विधवा दोष है, डेट ऑफ बर्थ बदल देंगे और फिर दे देंगे अगले को। पंडित जी बढ़िया है तो वो तो निकाल देंगे, हाँ ठीक है मिल रही है कुंडली, लेकिन जो पीछे से गड़बड़ी की गई है वो तो जानबूझ के की गई है और उसके फलस्वरूप गड़बड़ा जाता है। जहाँ लोग सही भी जानकारी देते हैं वहां भी कई बार ऐसा नहीं, कई बार इस समय हो रहे हैं उतने तलाक आपने पहले शायद कभी नहीं देखे होंगे। जितनी कुंडलियां मैंने मिलाई हैं उनके बीच में जितने घनिष्ठ आजकल संबंध हैं, और जब वो लोग साथ आते हैं और साथ आने के बाद जितना जबरदस्त प्रोग्रेस वो लोग कर रहे हैं, वो लोग देखें उसके बाद लोग कहेंगे कि क्या होता है ज्योतिष का प्रभाव। क्योंकि यहाँ तो आप किसकी कॉम्पेटिबिलिटी आपको हील करने वाली है, किसकी कॉम्पेटिबिलिटी आपको निचोड़ करके निकाल देगी, ये दोनों डिफर करता है। कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है। हमने शुरुआत में कहा था कि आपकी नेगेटिव भविष्यवाणियों के लिए आप जाने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा एक आखिरी प्रश्न है इस पॉडकास्ट। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ। मेरा जितने लोगों के साथ पॉडकास्ट हुआ है तो ऑनलाइन से पड़ा हुआ है। आप कभी जाइए, कोई ज्योतिष शास्त्री अगर देख रहे हैं, सबका जाकर के निकालिएगा, एक एक का केंद्र में बृहस्पति, आपका भी केंद्र में बृहस्पति, सबकी आंखें ब्राउन है, आपकी आंखें ब्राउन है, तो ये प्रभाव पड़ता है। ये वीडियो वायरल जाएगा, सिंपल है। और जिनके साथ का पॉडकास्ट वायरल नहीं गया उनकी आंखें ब्लैक हैं। अच्छा, यही आपने नोट किया है? ये नोट करने की चीज है। हाँ, अभी ये जो आप ऑरा फील कर रहे हैं, ये ऑरा में हम लोग एक दूसरे के ट्यून में हैं। कई सारे एंकर्स का आप मेरे साथ पॉडकास्ट देखिएगा। जब भविष्यवाणी करना स्टार्ट करता हूँ तो उनके अंदर डर उत्पन्न हो जाता है, अपने आप भगवती भैरवी बांध देती हैं। कई सारे एंकर्स को देखिएगा फिंगर क्रॉस कर लेंगे। अच्छा। उनके अंदर लगता है कि कुछ बहुत जबरदस्त रिपल्सन हो रहा है। इसीलिए कहते हैं अभी चारणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतले भूचरा खेचरा चव जलजा सचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनी च महाबला ग्रहभूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादेहा नश्यंती दर्शनातस्य कवच हृदय संस्थित। तो अगर कोई इस तरह की नकारात्मक शक्ति को सिद्ध करके सोचता है कि पॉपुलर होंगे इंटरनेट पर, कई सारे लोग जाते हैं तांत्रिकों के पास इधर उधर के, वहाँ से कुछ नकारात्मक शक्ति भी लेके आते हैं। तांत्रिक कहता है कि हाँ इसको लेकर के बैठना तो तुम तेजी से इंटरनेट पर वायरल होगे। और जहाँ कोई नकारात्मकता लेके सामने बैठता है तो वहीं पर नश्यंती दर्शनातस्य कवच हृदय संस्थित। देखते हैं नकारात्मकता भागने लगती है, उनकी डरने लगती है, उनका बीपी बढ़ जाएगा, उनका सांस फूलने लग जाएगा। अच्छा,
अच्छा, आपने क्योंकि ऐसी एक बात कही तो मुझे याद आया धीरेन्द्र शास्त्री। जी। धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ समय में बहुत पॉपुलर हुए हैं और पर्चियां लिख देते हैं वो लोगों के बारे में। वो क्या सिद्धि है और क्या सुमिताचार्य जी के पास भी कोई सिद्धि है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री वाला जो विषय है वो हनुमान जी से ही संबंधित है, सात्विक है, ये तय है। मेरे पास जहां तक बात है कि मुझे शंकर जी आभास करवाते हैं चीजों का, उसके बाद मैं ग्रहों की गणना करता हूँ। गणना मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे, क्योंकि सिद्धियों को मैं थोड़ा अभिशाप मानता हूँ। अगर भविष्य आपको पता है, निजी जीवन बर्बाद हो जाएगा। सिद्धियां अभिशाप हैं और गणना जो है उसके साथ में करना पड़ता है। जैसे मेरे हाथ में ये शक्ति यंत्र है, इस शक्ति यंत्र से शक्तिपात होता है, शक्तिपात क्रिया किया जाता है। शक्तिपात क्रिया में जो आभास करने का जो क्षमता होता है, जो आप आभास कर सकते हैं, किसी के मस्तक पर विशेष विधि से विशेष मुहूर्त में इसको इस प्रकार से उनके आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है और उसके बाद मंत्रोच्चार करके शक्तिपात किया जाता है। उससे क्या होता है फिर? उससे उनके अंदर उस तरह की शक्ति स्फुटन हो जाती है, वापस उस व्यक्ति के अंदर भी समझिए एक नया सुमिताचार्य तैयार हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इतना ताकतवर यंत्र है, इतना शक्तिशाली होता है, इसको सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा, बना हुआ साधारण धातु से, साधारण मेटल का एक साधारण, आपने इस्तेमाल किया ऐसे कभी? कई बार। और क्या परिणाम हुआ फिर? परिणाम है कि हमारे यहाँ पे जो ज्योतिषाचार्य काम करते हैं जितने, सब बिल्कुल उसी लेवल पे काम करते हैं जैसा मैं काम करता हूँ। तो आपने अपने जैसे और ज्योतिषाचार्य तैयार कर दिए इस यंत्र के माध्यम से। और अक्सर आपके वीडियो में साथ में दिखता है ये यंत्र। हाँ। तो आपके दिल के बहुत करीब है। हाँ, बिल्कुल करीब है ये यंत्र। क्या, देखिए, कोई ऑब्जेक्ट से मेरी खास मित्रता नहीं है। ये तो एक शक्ति यंत्र है। ऐसे ऐसे मैं कई तैयार कर सकता हूँ और तैयार कर सकता हूँ। मूल रूप ये होता है कि उस मंत्रोच्चार को किसी को पता होना चाहिए, वो विधि, उसके बाद वो तैयार करे और चीज़ों को करे। देखिएगा बहुत एक्यूरेसी बैठती है। अच्छा, मेरा आखिरी जो प्रश्न था वो ये था कि बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई। मैं चाहता हूं कि अंत में आप अपनी जो विद्या है उसके माध्यम से कोई एक ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसा उपाय बताएं, चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो, चाहे कितने भी संकटों से घिरा हो, कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से उसका जीवन पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ सकता है और इस पॉडकास्ट से वो उस पॉजिटिव चीज़ को लेकर जाए, अपने साथ जीवन भर रखे। रात को 10:30 बजे के बाद माँ भगवती का दुर्गा कवच रोज पढ़ना शुरू कर दे। संस्कृत वाला वर्जन, हिंदी में नहीं, संस्कृत में। संस्कृत वर्जन, संस्कृत में दुर्गा कवच का ये पाठ लगातार करे तो एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। 3 महीना का लगातार संकल्प ले, 90 दिन का संकल्प ले और लगातार पूरा 90 दिन पूरा करे। एक भी दिन खंडित हुआ तो ये YouTube पर भी लोगों को आसानी से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा पे मिलेगा, गलत मिलेगा। गलत इसलिए मिलेगा कि जैसे मैंने कहा विशाल जी, तो विशाल जी मैंने बोला तो वो विशाल लिखाया बकायदा। संस्कृत में जब मैं बोलूंगा विशाल जी और विशाल जी, दोनों में अंतर है। इसमें प्लुत लग जाएगा। अगर मैंने YouTube पे जो लोग गाते हैं, जैसे दुर्गा कवच ऐसे शुरू होता है, यद गुह्यम परमम लोके सर्वा रक्षा क्रम निर्णाम यन किसी दाख्यताम तन्मे बृहतामह अस्ति गुतम विप्रसरो भूत अपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तत्श्रुणोष्व महामुने। कोई शब्द इतना बड़ा शब्द है, एक बार में पूरे शब्द का उसी लय के साथ उच्चारण होना चाहिए। और वहां पर जब गाएंगे इसको तो लोग ऐसे यद गुह्यम परमम लोके, ये गलत है। तो के आ गया, तो के जो लंबा जा रहा है उसके साथ ड करके जो होता है प्लुत कहते हैं उसको। इस तरह से लिखा है, वो प्लुत जुड़ता जा रहा है जितना लंबा आप खींच रहे हैं। पूरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया वहां पे, वो काम ही नहीं करेगा। तो आपको सीखना पड़ेगा पहले से कि इसका मेरा वीडियो पड़ा रहता है, लोग मेरा असली प्राचीन दुर्गा कवच YouTube पे पड़ा हुआ, उसको निकालिए, उसको साइड बाय साइड YouTube चैनल पर। हाँ, मेरे चैनल पे दुर्गा कवच सर्च करना है आपके नाम से, असली प्राचीन दुर्गा कवच। अच्छा, असली प्राचीन दुर्गा कवच, इस नाम से टाइटल है। इस नाम से टाइटल है, उसको सर्च करिए, उसको जाके प्ले करिए और प्ले करके साथ में अपना किताब में खोलिए और प्रोनाउंसिएशन सीख करके फिर पढ़िए। ये 10:30 बजे के बाद रोज करना है, रात में 3 बजे के पहले। कभी भी कहीं भी चलते फिरते कहीं भी कर लीजिए। उसको करने से पहले मन में एक कल्पना करना है, रोज करना है ये भी कल्पना कि जो भी धन आपके पास प्राप्त है सब कुछ आप माँ भवानी को अर्पित कर रहे हैं। और फिर कल्पना कर रहे हैं कि भगवती आपको आपका सारा धन वापस कर रही है प्रसाद बना करके, और अपने तरफ से भी और धन दे रही है। इसी से शोधित होगा। नहीं तो महादेव जी ने दुर्गा सप्तशती के कवच वच सब कुछ को किलित करके रखा है, शापित है ये। तो कहते हैं कि महादेवे न किलितम, महादेव के द्वारा किलित है। हर व्यक्ति को एक और काम करना चाहिए, अपने आमदनी में से सब खर्चा काट करके प्रॉफिट जो बचा है, जो आपके अकाउंट में सेव होने वाला है, उस प्रॉफिट का 10% कम से कम, यानी 11% आप दान करिए। 10% तो नियम कहता है, 1% अपने से करिए, 11% दान करिए। 1 लाख रुपए अगर प्रॉफिट बच रहा है, 11,000 रुपया आपका दान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस धन का दोष आपके बच्चों पे आएगा। कहते हैं दशांशम ही देयम ही पापस्य शुद्ध। जो पाप आपका किया हुआ पाप अगर शुद्ध होता है तो बच्चों का भविष्य बनेगा। तो ये 2 पॉजिटिव चीजें हैं जो आप बता रहे हैं। एक तो दान जरूर करें। कलयुग में दान है। देखिए, सतयुग में सत्य था, त्रेता में तप था, तपस्या था,
द्वापर में दया था और कलयुग में दान ही मुख्य है। कलयुग में हर ग्रह का निवारण करना है तो दान करिए, जो भी समस्या है जीवन में तो दान करिए। कलयुग में भूमि दान, सोना दान, इसका बहुत ज्यादा फल होता है। लोग ये सब छोड़ चुके हैं। कुछ और ऐसी बातें जो लगती हैं बहुत आसान है लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, जैसे आपने दान बताया? चंद्रमा खराब है, छोटा बच्चा घर में आए, कोई किसी का बच्चा आए, दूध का दान करिए, उसको दूध पिलाइए। दूध का दान? हाँ, 1 गिलास दूध रखिए अपने घर में बच्चे को पिलाने के लिए, या किसी के बच्चे को दूध पिलवाइए 1 गिलास। चंद्रमा बहुत जल्दी बलवान होगा। अपनी माँ को अपने हाथ से पानी पिलाइए, चंद्रमा बलवान होगा। घर में कोई आता है गेस्ट तो स्टाफ को मत कहिए कि नौकर को मत कहिए जाके पानी लेके आओ, खुद पानी ला करके गेस्ट को पानी पिलाने से भी चंद्रमा बलवान होता है। इसी प्रकार से जब अगर आपको मंगल को बलवान करना हो तो मंगल बलवान करने के लिए गुड़ का दान करिए, गुड़ खिलाइए, लोगों में गुड़ बंटवाइए, मंदिरों में गुड़ का व्यवस्था करवाइए। अगर आपका बुध खराब हो, यानी बुध खराब हो, बहुत गाली देते हो, आप किसी से 2 बात कहें और अगले को बात वो खटक जाता हो, वाणी बिना मतलब आपसे लोग शत्रुता रखते हैं, वाणी गड़बड़ है, आपकी भाषा गड़बड़ है, लय गड़बड़ है, या इतना कटु वचन बोलते हैं, तो आपको आप समझिए बुध खराब है। बुध को अगर ठीक करना है तो आपको करना ये चाहिए कि मंगलवार की रात को हरी मूंग की दाल पानी में भिगोइए और अगले दिन बुधवार को चिड़ियों को खिलाइए। गऊ के लिए हरी मूंग का व्यवस्था करिए, खाने का भरपेट खिलवाइए। ब्राह्मणों को मूंग दाल इतना खिलाइए कि पूरा महीना चले। बुधवार हो सके तो नित्य करिए, जितना सामर्थ्य बने मूंग के दाल का दान और हरे फलों का दान करिए। अगर आपका बृहस्पति गड़बड़ा रहा है तो चने का दाल का व्यवस्था मंदिर में सेवा करवाइए, भंडारा करवाइए चने के दाल से बना हुआ सामान का, फिर देखिए किस्मत कहाँ जाता है। गुड़ का सेवा और चने के दाल का सेवा, यानी चना दाल गुड़ मिला करके गऊ को रोटी खिलवाइए भर पेट। ये मैं नहीं कहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे तिल भर खिला दिया कि ऊँट के मुंह में जीरा, वैसा नहीं दान होता है। दान मतलब बढ़िया से दान होता है, दान करिए। शुक्रवार के दिन इसी प्रकार से मछलियों के लिए खाने पीने का व्यवस्था कराइए और प्राण रक्षा करिए। प्राण रक्षा का मतलब कि मछली घर में जाकर के मछलियां खरीद करके और उनको जाके पानी में बहा के आइए। अच्छा, जितना करिएगा सामर्थ्य से उतना बढ़ेगा आपका संपत्ति। शनिवार को करने के लिए जो शूद्र वर्ग मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं, छोटे काम करते हैं, उन लोगों को शनिवार में सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने पर आप भर पेट खाना खिलवाइए। उसमें कुछ छना हुआ आइटम भी रहेगा, ऐसा खाना हो कि छना हुआ आइटम साथ में रहे, भर पेट खिलवाइए। पूरा परिवार मिले तो खिलवाइए। शनि भी बलवान होंगे, बहुत धन आएगा। और काला रंग का कपड़ा का व्यवस्था अगर करवा दें उनके लिए रात को, तो उससे आपका राहु और केतु कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से होता है दान। रविवार को अगर दान करना है तो रोटी का दान करिए और रोटी के साथ में कुछ मीठा दान करिए रविवार को। सूर्य भगवान को जल दीजिए, सूर्य बलवान होता है। मंदिर में चंदन का व्यवस्था करवाइए, मंदिर में आसन का व्यवस्था करवाइए, माचिस का व्यवस्था मंदिर में, ज्वलन सामग्री का, कहीं भंडारा बनता हो वहाँ गैस का व्यवस्था करवाइए। फिर देखिए भाग्य कहाँ जाता है। दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपने बहुत सारे प्रेडिक्शंस आज दी हैं और मुझे लगता है जो डेट्स आपने बताई है वो डेट्स हमारे दर्शक भी नोट करेंगे। और अंत में अच्छी बात ये हुई है कि हमने एक पॉजिटिव नोट पर इसका अंत किया है। तो जिन लोगों को शिकायत रही है कि नेगेटिव भविष्यवाणियां जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं, ऐसा नहीं है। आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो सुमिताचार्य जी ने बताई। पॉजिटिव देखते नहीं, आप खाली नेगेटिव देख के खूब शेयर करते हैं, इसीलिए नेगेटिव आपको दिखाई देता है। लोगों का डर उन्हें शेयर करने पर मजबूर कर देता है। हाँ, तो नेगेटिव वाला तो शेयर करिए, बचाना है आपको। आपके शेयर करने से अगले का जान बचेगा, ये समझ के चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिताचार्य जी हमारे स्टूडियो आने के लिए और इस बातचीत के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी और जिस तरह की बातें आपने लोगों से बताई हैं उसे लेकर लोग सावधान भी होंगे और जहां पॉजिटिव हो सकता है उसे जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।